कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति पद से, ये सब जानते हैं। लेकिन उस लेटर में लिखा क्या हुआ है, किस अनुच्छेद का जिक्र किया गया है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं संविधान से रिलेटेड, राष्ट्रपति के बारे में, इस्तीफे से रिलेटेड बहुत कुछ, सब समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण इस्तीफा हुआ है गीता गोपीनाथन का, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चुनाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फीडे वर्ल्ड कप कंफर्म हो गया है, भारत में होगा। और एक खास बात है कि 22.5 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके एक पत्थर पृथ्वी पर आया और उसको अब बेचा गया है, 25 किलोग्राम का है। तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरेस्टिंग भी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आए ना तो लाइक बटन दबाना यूट्यूब का। क्वेश्चन होगा, जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 67A। ठीक है, अनुच्छेद 67A। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, और उसमें साफ तौर पे बताया गया है क्या है ये अनुच्छेद 67A, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जिसका इस्तेमाल किया है इस्तीफा देते हुए। तो जानेंगे डिटेल में। एक और क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और क्या होगा कि ये पद क्या खाली रहेगा चुनाव होने तक, या क्या होगा, सब जानेंगे। इसका क्या आंसर होगा, मतलब ये चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है। आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66। ठीक है, तो बहुत ही चौंकाने वाला रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा। दिन भर बहुत ही शानदार ढंग से रहे 21 जुलाई को, और शाम को 21 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और बिल्कुल चौंक गए, हर आदमी चौंक गया। क्यों हुआ, बहुत सारे अटकलें हैं, अटकलों पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशंस के लिए वो देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो चर्चा कर लेते हैं। ये संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 है, और अनुच्छेद 63 उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 जो है ना, वो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। और अनुच्छेद 65 क्या है, ये 65 यही कहता है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक अगर पद खाली हो जाता है, या तो इस्तीफा दे दें, या फिर राष्ट्रपति के निधन हो गया, या कोई बात हो गई, उनकी अनुपस्थिति में जो काम है वो उपराष्ट्रपति करते हैं तब तक के लिए जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। ठीक है, और शपथ नहीं हो जाता है उस वक्त तक के लिए। अनुच्छेद 66 ये क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, ये परिभाषित करता है अनुच्छेद 66। और अनुच्छेद 67 जो है ना, उसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में है कि कितना अवधि होगी, कार्यकाल कैसा होगा, इस्तीफा, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। और इसी के अनुच्छेद 67 का जो ए है उसका एक हिस्सा, उसी में उपराष्ट्रपति जो हैं, मतलब इस्तीफे के बारे में बताया गया कि कैसे इस्तीफा देना है। तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक लेटर लिखेंगे, और उसमें अपना सिग्नेचर करके और त्यागपत्र दे सकेंगे। ठीक है, तो इसी के तहत उन्होंने ये इस्तीफा दिया है जगदीप धनखड़ ने। तो ये जो तमाम है ना, ये आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि यूपीएससी से लेकर और निचले लेवल तक, ग्रुप डी तक का, सब में सवाल इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ये जो इस्तीफा हुआ है एक इंपॉर्टेंट बात है। 66 के तहत अब चुनावी प्रक्रिया होगी, और संबंधित जो उससे रिलेटेड कानून है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, उसके तहत अब चुनाव वगैरह होंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता ज़रूरी है, और डॉक्टर ने सलाह दी है कि वो आराम करें, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। कब बने थे वो जगदीप धनखड़ जो है ना, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कब बने थे जगदीप धनखड़? 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, कब ली थी?
2022 में अगस्त में चुनाव हुआ था, अगस्त 2022 में, और उसमें उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेटा अल्वा को हराया था और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो ये जो इस्तीफ़ा हुआ है ना, उसको लेकर बहुत सारी चर्चे हैं, कयास हैं, कई सारी थ्योरी है कि उन्होंने वैसे तो लिखा है कि स्वास्थ्य वजह है। एक तो ये थ्योरी है कि वह जो उन्होंने खुद लिखा है। दूसरी थ्योरी जयराम रमेश है, उनका कहना है कि सब कुछ ठीक था, 21 जुलाई की दोपहर को मीटिंग भी हुई, राज्यसभा की जो बीएससी की मीटिंग है वो हुई, उसमें जेपी नड्डा, सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये सब पहुंचे थे। फिर हुआ कि 4:30 बजे मीटिंग हो गई। 4:30 बजे जब धनखड़ मीटिंग के लिए आए तो उस समय बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा और रिजिजू नहीं आए, और हैरानी भी हुई कि उपराष्ट्रपति हैं और सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति अभी है नहीं मीटिंग में। तो उसका मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था और फिर हुआ कि 22 तारीख की 1 बजे ये मीटिंग होगी। इसी दौरान कुछ हुआ और फिर इस्तीफ़ा हो गया अचानक से उपराष्ट्रपति का। अब सवाल ये होगा कि इन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, तो अब क्या पद खाली रहेगा? उपराष्ट्रपति का काम कौन करेगा? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, कब तक खाली रहे, मतलब ये जो है ना, उस संविधान में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही पद खाली होता है वैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देनी है चुनाव आयोग को। ओके, तब तक के लिए खाली रहेगा। लेकिन चूंकि वो पदेन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसको चलाने का जिम्मा हो जाएगा उपसभापति के पास। ठीक है, तो उपसभापति जो है ना, वो तब तक के लिए राज्यसभा के सभापति का दायित्व निभाएंगे जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है। एक तो हो गई बात राज्यसभा के सभापति की, बाकी जो उनका ऑफिस है उसके अलावा उपराष्ट्रपति का, वो तब तक खाली रहेगा जब तक कि कोई उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक के लिए। और एक और ख़ास बात है कि इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस समय वही पूरा संभालते हैं राज्यसभा को, और इस सत्र में, चलते हुए सत्र के बीच में इस्तीफा देने वाले वो पहले उपराष्ट्रपति हैं। पद खाली रहेगा, इसको लेकर संविधान के जो विशेषज्ञ हैं पीडीटी आचार्य, उनका कहना है कि इस्तीफे की स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तत्काल चुनाव कराने होंगे, क्योंकि पद को रिक्त छोड़ा नहीं जा सकता लंबे समय तक के लिए। तो चुनाव तुरंत होगा, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति का ऑफिस खाली रहेगा। लेकिन वो जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो काम उपसभापति करेंगे। अच्छा, अभी उपसभापति कौन है जरा आप बताएंगे? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं उपसभापति राज्यसभा के कौन हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। मैं बताऊंगा इस वीडियो के आखिरी हिस्से में। ठीक है, अब चलते हैं आगे और चुनाव वगैरह की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि चुनाव वगैरह कैसे होता है। एक तो पात्रता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, उम्र, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होने चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब चुनाव होता कैसे है? उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा, उसके जितने भी सांसद हैं, सदस्य हैं, वो सब वोटिंग करते हैं। अब सवाल हो गया, क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स मतदान करते हैं? जैसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने कई सारे गणमान्य लोगों को नॉमिनेट किया था राज्यसभा में। हाँ, उनको भी मतदान का अधिकार होता है। मतलब यह है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी जितने भी है लोकसभा और राज्यसभा के, वो सब इसमें शामिल होंगे। विधानसभा का कोई सदस्य इस चुनाव में शामिल नहीं होता है। प्रक्रिया क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव की? देखिए, उम्मीदवारों को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थन चाहिए। ठीक है, तो इतने प्रस्तावक और समर्थक चाहिए। 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है
और मतदान की प्रणाली क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, सिस्टम क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है और ये गुप्त मतदान होता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, मतलब कि प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग होती है, प्रेफरेंस वोटिंग होती है। मतलब कि जैसे अगर 4 उम्मीदवार हैं तो उसमें आपको करना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इनको देते हैं हम, सेकंड प्रेफरेंस इनको देते हैं। तो जब गणना होती है ना, जब काउंटिंग होती है वोटों की, अच्छा वोटिंग वो उसके ज़रिए होती है, बैलेट पेपर के ज़रिए होती है। तो जब वोटिंग होगी ना, तो पहले चरण में केवल फर्स्ट प्रेफरेंस वालों के वोट गिने जाते हैं और आवश्यक उसमें ये तय रहता है कि इतना वोट अगर पा लेंगे टोटल का 50% से ज़्यादा, तो फिर मतलब जो वोटिंग हुई है उसमें कह रहा हूँ मैं, तो फिर निर्वाचन हो जाता है। अगर उतना वोट नहीं मिला तो फिर जो सेकंड प्रेफरेंस है, ठीक है, एक खास वो है कि इतना तो वोट होना ही चाहिए। अब तो फिर बाद में फिर सेकंड प्रेफरेंस वालों को गिनती की जाती है, फिर थर्ड प्रेफरेंस वालों की गिनती की जाती है। इस तरह से ये चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। तो अब चुनाव जल्द ही होने वाला है। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का, लेकिन अगर किसी वजह से 5 साल से ज़्यादा खिंच गया चुनाव होके नए उपराष्ट्रपति को आने में, शपथ लेने में, तो जब तक वो शपथ नहीं ले लेंगे नए उपराष्ट्रपति, तब तक जो राष्ट्रपति होते हैं वही काम करते रहते हैं। तो कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर नया उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करने में थोड़ा देर कर दिया, विलंब कर दिया, तो भी वो पद पर बने रहते हैं। लेकिन इस्तीफे के मामले में तो पद खाली रह जाता है। ठीक है, शपथ ग्रहण कौन करवाता है उपराष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, शपथ करवाते हैं। अच्छा, अगर सवाल है कि एक सवाल पूछा गया है कई बार एग्जामिनेशन में कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो कौन सुनवाई करेगा? क्या हाई कोर्ट सुनवाई करेगा या कौन करेगा? तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी तरह का विवाद होता है उस मामले में। क्लियर होगी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी इस्तीफे से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि 72वीं BPSC की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी शार्प लर्निंग ऐप पर। सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का शार्प लर्निंग ऐप है, पूरी टीम है हमारी। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू पूरे की पूरी तैयारी कराई जाएगी। फाउंडेशन बैच है ये, 0 से हीरो बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी तैयारी एकदम स्टार्टिंग से होगी और 1 साल की तैयारी है ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर मेंस की भी कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे। इंटरव्यू जो होगा ये प्री और मेंस जो है वो तो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, हम बुलाएंगे एक जगह और वहाँ पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी इंटरव्यू की भी। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम है और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप चैट के ज़रिए। इसका एडमिशन शुरू हो चुका है, 11 अगस्त से क्लासेस होंगी और प्राइस मात्र इतना है। तो ये प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएगा जल्द ही। इसके अलावा मैं बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इसी में रहेगा पूरा कंटेंट, लेकिन अलग से अगर करना चाहते हैं तो ISPCS मेंबरशिप है, ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी हेड का ठीक नीचे वाला, तो उस पद से इस्तीफा दे दिया। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, इस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो क्या होगा इसका आंसर? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में कहेंगे। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। तो 21 जुलाई को उन्होंने इसकी जानकारी दी, कहा कि अब वो शैक्षणिक करियर को लेकर थोड़ा अब एकाग्र हो रही हैं, तो वहीं जाना चाहती हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पर फिर से शामिल होने जा रही हैं और वहीं पर काम करेंगी। अगस्त 2025 में इस पद से हट जाएंगी। ठीक है, और हार्वर्ड में वो पढ़ाएंगी। गीता गोपीनाथन जो ना भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। 2022 में उनको IMF का
फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। इससे पहले वो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं 2019 से 2022 तक। उनका जन्म हुआ था कोलकाता में 1971 में। पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी, फिर बाद में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आईएमएफ के बारे में। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। और ये कई सारे देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका काम क्या है? खास तौर पर आप देखते हैं दो तरह के महत्वपूर्ण जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो वर्ल्ड बैंक है और एक आईएमएफ है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है ना उसका काम क्या है? उसका काम है डेवलपमेंट योजनाओं के लिए सहायता करना, तमाम देशों को लोन देना। ठीक है, जैसे भारत में वर्ल्ड बैंक से बहुत सारे लोन लिए जाते हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े बहुत सारे सामाजिक कल्याण के काम के लिए भी लिए जाते हैं, तो उससे डेवलपमेंट होता है। लेकिन आईएमएफ डेवलपमेंट के लिए फ़ंड नहीं देता है। वो किन किन को देता है? जैसे पाकिस्तान को देता है। क्यों? जो देश दिवालिया होने की स्थिति में है, जिस देश की एकदम हालत ख़राब है, जिनको अपनी अर्थव्यवस्था को उबारना है, ऐसी स्थिति में आ गई है, तो उनको आईएमएफ मदद करता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में। वर्ल्ड बैंक दुनिया में विकास को बढ़ावा देता है और आईएमएफ दुनिया में जो बर्बाद हो रही इकॉनमी है उसको उबारने का काम करता है। अच्छा, अभी आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एमडी, चीफ कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, और ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ये गीता गोपीनाथन, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन होगा, देश का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए हैं? आंसर होगा बिहार। ठीक है, तो बिहार में ये तय कर दी हो गया है। अभी चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, दूरदर्शन की जो वेबसाइट है उस पर ये मिला मुझे। ओके, तो 21 जुलाई को ये जानकारी दी गई है पीआईबी के द्वारा। तो क्या है ना कि मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, कतार होती है, और 1500 के आसपास मतदाता आमतौर पर होते हैं एक मतदान केंद्र पर। तो उस भीड़ को कम करने के लिए ये किया गया है कि अब 1200 ही होंगे, और ये तय कर दिया गया बिहार में कम से कम। तो ठीक है, बाकी राज्यों में भी ये काम किए जाएंगे। और अभी वहाँ पुनरीक्षण का कामकाज चल रहा है, वोटर्स की आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो भी काम वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एज, सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। ये है इस बार की थीम। और ये थीम जो है ना वो सभी के लिए, मतलब हर तरह की बीमारी, हर तरह के एज, उन सब के लिए है। मस्तिष्क हमारा समृद्ध रहना चाहिए। तो ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी उसके द्वारा आयोजित किया जाता है पूरी दुनिया में, भारत में भी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फिडे, तो उसने वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को दी है? आंसर होगा भारत को दे दी है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। फिडे कंफर्म्स वर्ल्ड कप इन इंडिया, होस्ट सिटी येट टू बी अनाउंस्ड। मतलब अभी होस्ट सिटी किस शहर में होगा ये अनाउंसमेंट होना भी बाकी है। कंफर्म हो गया है कि इंडिया में होगा। इससे पहले भी ये बात थी कि भारत में होगा, लेकिन जब तक कि कंफर्म नहीं होगा, फिडे नहीं कह देगा, तब तक कैसे माना जाएगा? ठीक है, तो उसने नियामक संस्थाएं दुनिया भर की, तो उसने कह दिया है कि आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये होना है। शायद दिल्ली में हो, अभी जो भी कंफर्म होगा तब मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉसने, ये स्विट्जरलैंड में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? कोनेरू हम्पी। यहाँ पर महिला ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो जॉर्जिया के बटूमी एक जगह है, वहाँ पर खेला जा रहा है फिडे वीमेन वर्ल्ड कप। तो उसी के सेमीफाइनल में ये पहुँच गई हैं और ऐसी पहली भारतीय महिला है, 20 वर्ष की हैं कोनेरू हम्पी।
और उन्होंने ये जीता है। अभी वो पहुंची हैं सेमीफाइनल में। अब जो भी होगा अपडेट फिर मैं बताऊंगा, एक रिकॉर्ड तो बन ही गया है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, इंडियन नेवी के लिए बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में से आखिरी जहाज को 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या है? अजय। आखिरी जहाज क्या है? अजय नाम है इसका, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ओके। तो कहाँ पर ये बना है? तो GRSE यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, वहाँ पर ये बनाया गया है। तो ये रक्षा क्षेत्र की ये कंपनी है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तो उसी ने लॉन्च किया गया है। कोलकाता में नेवी में इसको मतलब शामिल किया गया है। इसको कहिए जलावतरण किया गया है अभी, ठीक है। कमीशन देखिए 2 तरीके का होता है यहाँ पर, देखिए अभी लॉन्च किया गया है, यानी पानी में उतारा गया है उसको, अजय को। अब क्या होगा ना, महीने, 6 महीने, 1 साल इसका ट्रायल होगा। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, टेस्टिंग की जाएगी कि ये इंडियन नेवी के लायक है। बिल्कुल भारत में जो बन रहे हैं बिल्कुल लायक है। तो फिर 1 साल के बीच में ही इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। मतलब ये होगा कि ये युद्ध के दौरान काम करने योग्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है आखिर? आपने देखा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये शिप है, जहाज है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा? ये शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब जहाँ पर समुद्र में कम पानी है ना, वहाँ भी ये जा सकता है। और जो छोटे मतलब कि बड़े होते हैं वो पनडुब्बी, लेकिन वो भी अगर आ रहे हैं छिप के हमला करने के लिए तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा और उसको मार गिराएगा। ये काम है इसका। बड़े बड़े जो जहाज होते हैं डिस्ट्रॉयर वगैरह, वो कम पानी में, जहाँ पर समुद्र तट है और कम पानी है तो वहाँ ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, वो उनको गहरे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो उथला पानी है, कम पानी है, वहाँ पर इसी तरह के जो जहाज हैं वो भारत की रक्षा को मजबूती देते हैं दुश्मनों से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 66 इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 7वें स्थान पर भारत रहा है। भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीत लिया है। और ये रहा फोटोग्राफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित किया गया जुलाई 2025 में, और ये शानदार हुआ है। तो इसमें कनव तलवार, आरव गुप्ता, आदित्य मुगुडी, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है एबेले जॉर्ज मैथ्यू, आदेश जैन ने। और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे तो अर्चित मानस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये दूसरी बार है जब भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहली बार 1998 में जीता था, और ठीक है, और उसके बाद ये है तीसरी बार। और 7वें स्थान पर ये जो क्वेश्चन है 7वें स्थान पर रहा है, तो वो भी तीसरी बार है। 1998 में, फिर 2001 में ऐसा ही रहा था, अब 2025 में भी 7वें स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा वजन है 25 किलोग्राम पृथ्वी पर लगभग $50 लाख में बिका है जुलाई में? आंसर क्या हो? मंगल ग्रह का, ठीक है। और ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुन के लिए आपके लिए लाया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 16 जुलाई को न्यूयॉर्क में दुर्लभ भूवैज्ञानिक और पुरातत्विक वस्तुओं की एक नीलामी हुई है, और उसमें मंगल ग्रह का ये जो टुकड़ा है ना, ये वहाँ पर बिका है। ये 25 किलोग्राम का है, एक चट्टान है, और ये नवंबर 2023 में नाइजर के सहारा रेगिस्तान में मिला था। और टुकड़े की जांच की गई तो पता चला कि उल्का पिंड था। ये उल्का पिंड के माध्यम से ये पहुंचा है मंगल ग्रह से, ठीक है। बड़े हुआ यूँ कि बड़े जो क्षुद्र ग्रह है ना, वो मंगल ग्रह पर टकराए, और टकरा कर वहाँ से जो टक्कर हुई तो उससे मंगल ग्रह के चट्टान का कुछ हिस्सा निकल कर और फिर अंतरिक्ष में आ गया। अब अंतरिक्ष में आया तो वो आते आते 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर की सफ़र किया और पृथ्वी पर पहुंचा। ये है, ये बहुत पुराना, अभी का नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ तो आप जान लीजिए। तो नीलामी
जो हो गई है अभी कितने में हुई है, $50 लाख में इसको नीलाम किया गया है। दुर्लभ है ये, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। और बीपीएससी का जो अगला एग्जामिनेशन होगा 72nd यानी 72वीं जो एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। आप वहाँ आइए और जो वहाँ क्लासेस हैं बहुत सारे, वो भी देखिए किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, ठीक है। वहाँ ब्रोशर भी रखा हुआ है पीडीएफ के तौर पर, तो वो भी देख सकते हैं आप। आपको कहाँ पर आना पड़ेगा, शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले से, उसके बाद जो पेड कोर्सेज हैं वहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ आपको ये बैच का पूरा डिटेल दिखेगा आपको। ओके, बाय।